हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीति मिश्रा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है नोमैडिक एम्पायर्स। तो ये चैप्टर मतलब सोचो ना कि एक ऐसा लीडर जिसके पास कुछ नहीं था, मतलब ना उसके पास कोई परमानेंट घर था और कुछ भी नहीं था, पर उसने क्या किया, दुनिया को सबसे बड़ा एक एम्पायर खड़ा कर दिया उसने वहां पे। तो यस, आज हम बात करने जा रहे हैं गेनिस खान की और मुगल एम्पायर की। कैसे कि एक नोमैडिक ट्राइब ने दुनिया को चेंज कर दिया। तो और एंड तक आपको ये चीजें क्या है समझ आ जाएगी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नोमैडिक लाइफ क्या होती है, या मुगल्स ने कैसे राइज किया, या उनका इस पर क्या इम्पोर्टेंस पड़ा दुनिया पे। ठीक है, तो हम ये सब बात आज इस चैप्टर में क्या है समझने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु वर नोमैडियंस, मतलब ये नोमैडियंस कौन होते हैं, मतलब ये लोग जो लोग घूमते रहते हैं, मतलब इनके पास कोई घर नहीं होता। ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और ये एनिमल्स एक साथ एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं। और इनके में क्या काम होता है था कि ये पेस्टोरोलियन थे, मतलब ओके। अब हम बात करेंगे सेंट्रल एशिया का रीजन, ग्रासलैंड, एक्सट्रीम क्लाइमेट, मतलब वो क्लाइमेट जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी या कभी कभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी। फार्मिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, तो इसीलिए नोमैडिक लाइफ डेवलप हुई कि इसी कारण की वजह से नोमैडिक लाइफ क्या हुई, डेवलपमेंट होना शुरू कर दी। क्योंकि फार्मिंग हमारा डिपेंड करता है हमारा क्लाइमेट पे, और क्लाइमेट अच्छा होगा तो फार्मिंग अच्छी होगी, क्लाइमेट अच्छा नहीं होगा तो हमारी फार्मिंग अच्छी नहीं होगी। और इनकी लाइफस्टाइल थी कि वो हमेशा क्या है, टेंट में रहते हैं, या हॉर्स, शीप्स और जो गोट होती थी उनकी जो वेल्थ सर्वाइवल के लिए, मोबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। तो ये लोग क्या होते हैं ना, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं और वॉर के लिए हमेशा क्या है, तैयार रहते हैं। हर चीज़ के लिए, मतलब कोई भी वॉर हो उस चीज़ के लिए क्या है, ये तैयार रहता है और इनका फिजिकल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे मुगल्स बैकग्राउंड की। तो मुगल्स बैकग्राउंड एक नोमैडिक ट्राइब थी जो सेंट्रल एशिया में रहते थे, मतलब स्मॉल ट्राइब, छोटे ट्राइब जिसको डिवाइड किया था। हर ट्राइब का अपना ही वहाँ पे क्या होता था, खुद का लीडर होता था और कंट्रोल फाइट्स होते थे रिसोर्सेज के लाइफ के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो मुगल्स थे ना वहाँ पे भी मतलब ऐसे थे, सबका अपना अपना एक लीडर उन्होंने बना रखा था कि भाई ये हमारा लीडर है। और वहाँ पे हमेशा ही क्या होती थी ना, हर चीज़ के लिए फाइट हुआ करती थी। मतलब कभी कभी तो उनके घर में भी पावर के लिए, लीडर बनने के लिए क्या होती थी, फाइटिंग होती थी। पर उनकी जो सोसाइटी थी ना वो ट्राइब बेस्ड सिस्टम थी और उनके लिए रॉयलिटी बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और वहाँ की जो वुमेन्स थी ना वो भी क्या थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती थी। लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे क्या है, यूनिटी नहीं, मतलब वहाँ पे ना क्या है, सब कुछ है, पावर है, या बोले तो अच्छा सब कुछ है उनके पास, अच्छा घर है, वहाँ पे लोग भले मतलब कि काम करते, पर वहाँ पे क्या है ना, कोई एक साथ क्या है, उनके में यूनिटी नहीं रहा करती थी। अब बात करेंगे हम राइज ऑफ गेनिस खान की कि मतलब ये कौन थे। इनका पता है रियल नाम था तैमूरजीन। ठीक, इन्होंने ना बचपन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल फेस की थी। इनके जो चाइल्डहुड फेस थे बहुत ही ज़्यादा उन्होंने किए थे, क्योंकि उनके फादर की डेथ की वजह से उनको ना उनकी सोसाइटी ने क्या कर दिया, वहाँ रिजेक्ट कर दिया, भाई हम तुम्हें अपनी सोसाइटी में नहीं लेंगे। रीज़न क्या था, क्योंकि उनके पापा ही उनकी फैमिली में सिर्फ वो काम करते थे, उनकी मम्मी कोई काम मतलब सिर्फ हाउसवाइफ थी। तो जैसे उनकी पापा की डेथ हो गई तो वहाँ की जो सोसाइटी थी ना उन्होंने अपने से उनको क्या कर दिया, अलग कर दिया। फिर उन्होंने मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीबी में उन्होंने अपना जीवन बिताया। सर्वाइवल के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करी। उन्होंने अपनी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया। और लास्ट में उनका टर्निंग पॉइंट ये आया ना कि उन्होंने एक यूनिटी स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ठीक, तो जिससे जिससे उनको सक्सेस मिली और उनकी और किस नाम से वो जाने लगे, गेनिस खान के नाम से वो जाने लगे। मतलब उनके में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी थी और मेरिट बेस्ड सिस्टम और रॉयल्टी रिवॉर्ड सिस्टम और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। उनसे एक स्ट्रॉन्ग उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भी बनाई जो दुनिया
की बेस्ट आर्मी भी थी, आर्मियों में से एक थी, ठीक है। मतलब उनकी लीडरशिप की अगर बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लीडरशिप क्वालिटी थी, और उन वो ये देखते थे ना कि लोगों को अपने उसमें शामिल करने के लिए कि किसमें टैलेंट है। वो ये नहीं देखते थे कि किस बर्थ का है या उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी जन्म क्या है, उसका कास्ट क्या है, वो कभी ये नहीं देखते। वो सिर्फ लोगों में टैलेंट देखते थे, और जिस कारण उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी खड़ी कर दी, जो दुनिया की बेस्ट आर्मियों में से एक आर्मी उनकी कहलाई। और उनका डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता था। ठीक, अब हम बात करेंगे मुगल आर्मी और उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में। आखिर मुगल आर्मी की सीक्रेट्स क्या थे, मतलब उनकी आर्मी स्ट्रॉन्ग थी और क्या स्ट्रेटेजी वो अपने करते थे। पहला ये हॉर्स पावर, मतलब उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था कि घोड़े को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। क्यों? क्योंकि घोड़ा क्या है, फास्ट मूवमेंट करता है, और वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, वो बहुत ही जल्दी लंबी जर्नी को क्या है कवर कर लेते थे। और फिर आर्चरी, मतलब वो लोग जो घोड़ों पे बैठे बैठे एकदम एक्यूरेट निशाने तैयार कर देते थे। मतलब वॉर के लिए वो ऐसे, एक तो पहले नॉर्मल घोड़सवारी, फिर ऊपर से उसमें भी उन्होंने आर्मी के लिए ऐसे कर दिए कि बैठे बैठे तुम तीर चलाओगे। और उनका जो साइकोलॉजिकल वेलफेयर था ना, मतलब कि वो ऐसा कभी कभी डर क्रिएट करते थे ना, लोगों को मेंटली वीक कर देते थे। तो उनकी जो साइकोलॉजिकल पावर थी वो भी अच्छी थी। और उसके बाद हम बात करेंगे उनकी ऑर्गेनाइजेशन की। जो आर्मी ग्रुप में उन्होंने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, कि उन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाया कि हर एक ग्रुप को उन्होंने डिवाइड कर दिया, एक स्ट्रॉन्ग और एक जो नॉर्मल सेना थी। स्ट्रॉन्ग सेना तब काम करती थी जो बहुत बड़े बड़े युद्ध करना होता था, और जो छोटे मोटे युद्ध करना होता था या जो भी नॉर्मल से काम करते थे वो दूसरे लोग देखते थे। तो मतलब उन्होंने अपनी आर्मी को भी इस तरीके से क्या है वेल ट्रेन किया था। उसके बाद डिसिप्लिन और स्पीड, मतलब ये बहुत उनकी क्या है सबसे बड़ी ताकत थी, कि वो हर काम डिसिप्लिन से करते थे, और उनकी स्पीड पे क्या पड़ता था, फर्क पड़ता था। अब हम बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर की। गेनिस खान ने अपने एम्पायर रैपिडली एकदम एक्सपांड कर दिया था, जैसे चाइना में, सेंट्रल एशिया, ईरान और रशिया। मतलब जो गेनिस खान थे ना, उनका एम्पायर मतलब ऐसे उन्होंने एक्सपांड किया दुनिया में कि क्या बताएं। मतलब उनकी जो सक्सेस थी ना, वो एम्पायर का खड़ा ही कर दिया। और मुगल एम्पायर दुनिया की लार्जेस्ट वो एम्पायर बना फिर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज की। मतलब मुगल सिर्फ फाइटिंग ही नहीं करते थे, वो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ना वो भी स्ट्रॉन्ग थी। मतलब उनका फाइटिंग भी अच्छा था, और उनकी जो पॉलिटिकल था ना वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है, वहाँ पे ना सबको अपना रिलीजन्स फॉलो करने की फ्रीडम हुआ करती थी। मतलब एक के बाद ना वो वहाँ पे ना, आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी धर्म के हो, वहाँ पे ना सबको अपना धर्म फॉलो करने की इजाज़त, वो किसी के ऊपर रोक टोक नहीं करते थे। दूसरा ये उनका ट्रेड सपोर्ट, कि जहाँ से मतलब कि सामान आएगा जाएगा, मतलब जो भी ट्रेड्स थे ना, जो भी उनके रूट्स थे ना, और या जो भी उनके मर्चेंट्स थे ना, उनको क्या करते थे, प्रोटेक्शन मिलती थी। और उन्होंने एक सिल्क रूट सेफ भी बनाया था अपना, कि बहुत ही आसानी से अपने ट्रेड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए। और उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इस ट्रेड और कम्युनिकेशन का फास्ट हो गया, मतलब वहाँ पे बोले तो उनकी जो ट्रेड थी या उनका जो कम्युनिकेशन था ना वो भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया था। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्सेस डेवलपमेंट की, कि आखिर ये क्या था। मतलब मुगल को ना अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूल थे, ठीक है, उनमें कोई दया भावना ही नहीं होती, वो बहुत ही ज़्यादा हिंसक टाइप के थे, ठीक। तो डेस्ट्रेशन मतलब जिन्होंने सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, लोगों को मारा और एक अपना डर कायम करा। और डेवलपमेंट में मतलब उन्होंने अपनी ट्रेड्स को कैसे इम्प्रूव किया, या उनके कल्चर एक्सचेंज कैसे उन्होंने बढ़ाया अपने, या ईस्ट या वेस्ट कनेक्शन को कैसे उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। इसको कहते हैं ड्यूअल नेचर, मतलब इनका दोनों ही नेचर था। या तो उन्होंने मतलब वो जब फाइट ऐसे करते थे ना,
तो लोगों के ऊपर अपना क्या करते थे, कभी कभी एकदम डर कायम करते थे ताकि उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके। लोगों को भी खूब मारा और बहुत ही ज्यादा सिटीज को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद हम बात करेंगे सोशल एंड उनकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। मतलब सोशल इम्पैक्ट, जो उनका कल्चर से इंटरेक्ट हुआ और आइडियाज भी क्या होने लगे, वहाँ पे एक्सचेंज होने। हम क्या है ना, जो हमारे अंदर क्या है कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम अपनी सिटीज को ऐसे डेवलप कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या है कल्चरल भी बढ़ने लगे और उनके आइडियाज भी क्या होने लगे, स्प्रेड होने लगे। उसके बाद उनकी इकोनॉमिक पे भी इम्पैक्ट पड़ा। मीन्स ट्रेड रूट उनका एकदम सेफ हुआ और उनकी इकोनॉमिक्स भी बहुत ही ज़्यादा ग्रो होने लगी। तो जो मुगल थे ना, उन्होंने अपना जो भी ग्लोबली कनेक्शन थे ना, उधर उन्होंने उसको क्या कर लिया था, अपनी पकड़ बना ली थी और उसको क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब हम बात करेंगे कि मुगल एम्पायर आखिर डिक्लाइन कैसे होने लगा। मतलब जो उनकी पावर थी कुछ टाइम तक, तो मतलब जो उनका पावर था तो बहुत ही अच्छा था। उसके कुछ टाइम के बाद जैसे उनके जो पावर गिर, मतलब उस पावर के गिरने के पीछे क्या क्या कारण था, मतलब कि ना लार्ज एम्पायर को उनको कंट्रोल करना ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। फिर उनके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स और वीक सक्सेसर, कल्चर डिफरेंसेस होने लगे और धीरे धीरे क्या है, एम्पायर्स डिवाइड होने लगा उधर। मतलब अगर आप ये कहें ना कि एक तो उन्होंने इतना बड़ा अपना एम्पायर खड़ा कर दिया कि जिसको चलाना ही सही सही बात है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। इंसान फोकस किस किस पे करेगा, कौन कौन से एरिया पे करेगा। उसके बाद बाहर का छोड़ो, फिर उनके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक साथ अपने लोगों को लेके चलना, लोगों के मन के में जो भी मन मुटाव होता था उनको मतलब दूर करना, मतलब सबको इक्वल राइट देना, वो भी सबसे बड़ा चैलेंजेस रहा उनके लिए। और कल्चर डिफरेंसेस भी यहाँ पे क्या है, होने लगे। वहाँ पे सब आपस में मतलब बात करने लगे, भाई मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस धर्म को मानूंगा, मैं इस धर्म को मानूंगा। मतलब ऐसे बहुत सी चीज़ें क्या वहाँ पे होने शुरू हो गई, तो जिसकी वजह से जो एम्पायर था ना वो डिक्लाइन होने लगा। और क्या है, जब हमने एम्पायर को किसी चीज़ में अगर डिवाइड कर दिया तो उसमें भी जब दो हिस्सों में हो जाता है तो वो लोगों की सोच क्या हो जाती है, बदल जाती है, तो वो एक जैसा रहता नहीं है। तो बहुत से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से उनका एम्पायर डिक्लाइन होने। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।